चलिए आज ये क्या है आप सबों के लिए मैं हम हिंदी यानी हिंदी जो अभी सेंट्रल एग्जाम चल रहा है क्लास 10 का, तो अभी हम ये क्या है आज आप सबों के लिए हिंदी, और हिंदी से आप लोग मिलाइए कि कितना क्वेश्चन आंसर हुआ, कितना सही गया कितना गलत गया, आपका क्वेश्चन आप मिला सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आज मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो सही कितना आपका सही गया कितना गलत गया आप इनसे मिला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, भीमराव के दृष्टि से। तो देखिए इसकी दृष्टि से क्या है, लोग समझदार हो, लोग शक्तिशाली हो, लोग सावधान हो, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव बढ़े, जाति पाति से छुटकारा लेने के लिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, इसीलिए यहाँ पे इसका सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कहता है निम्नलिखित में पारस्परिक द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वी मेन के लेखक कौन है। इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर, इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कहता है तीसरा में विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत जो कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, सेन साहब है। कौन है, सेन साहब है। चलिए आप क्वेश्चन में देखते हैं चौथा में क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है देवत विज्ञान क्या है, देवत विज्ञान क्या है, देवत विज्ञान क्या, देव विज्ञान को देवत विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, देव विज्ञान को देवत विज्ञान कहते हैं। बहुत से बच्चे जीव विज्ञान ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है, देव विज्ञान लगाना है। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा में क्या कहता है नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। नाखूनों को किससे रगड़ के लाल और चिकना बनाया जाता है। तो मोम और अलता से, यानी मोम और अलता से। देखिए यहाँ पे अलता जो है नाखून में लगाने से क्या होता है, वो चिकना बनता है, और इसको मोम में घसने से वो कालापन हट जाता है। चलिए अब बात करते हैं दागिश क्या है। क्या कहता है दागिश क्या है, दागिश एक प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का है जिसे हम दागिश कहते हैं। प्राचीन काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसे दागिश कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां में। क्या कहता है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता था देवनागरी के रूप में। देवनागरी और हमारे हिंदी लिपि भी है, लिपि है देवनागरी। तो ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कहता है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है, इसका अर्थ होता है मोम। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑब्जेक्ट ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाले थे, यानी माँ के जो खाता रुपये उसमें से कितना रुपये निकाला था, 2 रुपये निकाला था। कौन, बहादुर। चलिए अब बात करते हैं 10वां में। 10वां में क्या कहता है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसके द्वारा, रामविलास पासवान के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन देखते हैं 11 में। क्या कहता है जीत जीत मैं निखर हूँ पाठ के केंद्रक में है। पाठ के केंद्र में क्या है, बिरजू महाराज। क्या है, बिरजू महाराज इसका पाठ के केंद्र में है, मेन पात्र है। यंग इंडिया के संपादक है, यंग इंडिया के संपादक कौन है। सुनो बागवा कहते हैं यंग इंडिया के संपादक है महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा में के कवि है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो ये था अंग्रेजी भाषा के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कहता है तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं 15वां क्या कहता है राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के, तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहता है कि 16 में ट का उच्चारण स्थान कहाँ है, व्याकरण से लिया गया। तो व्याकरण से क्या क्या कहते हैं, ग्रामर से। तो ट जब हम बोलते हैं तो कहाँ पे मेरा मुग्धा में सटता है, तालु जो है वो मुग्धा में सट जाता है, इसलिए मुग्धा होगा। चलिए अब बात करते हैं नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नायक, देखिए सही संधि विच्छेद, नायक का संधि विच्छेद पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद सब चीज नजर आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो इसका क्या होगा, ने जो यानी नायक होता है। चलिए अब बात करते हैं 18 में। क्या कहता है 18 का निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो वनवास एक शुद्ध शब्द है निम्न में से। मरण ये गलत है, रुग्ण और रसायन ये भी गलत है, यहाँ पे वनवास एक शुद्ध शब्द है। अब बात करते हैं 19 में। क्या श्याम शब्द है, श्याम शब्द है, ये शब्द क्या है। यहाँ पे इसका खंड पूछ रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फुटपाथ शब्द है, क्या है, फुटपाथ शब्द है, क्या है, फुटपाथ शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद कर्पूर शब्द क्या है, तत्सम है। और कपूर रहता है तो तद्भव होता है, यानी कर्पूर क्या है, तत्सम शब्द है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेता शब्द का क्या होगा, नेता नेति, यानी बहुत आदमी नेता नेति दिया होगा, बहुत स्टूडेंट एक नेत्री होगा। नेता शब्द का स्त्री, यानी नेता एक मर्द है और इसका स्त्री यानी इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, नेत्री होगा। चलिए अब बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अब बात करते हैं 24 में क्या कहता है? 24 का क्या कहता है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण? यह घर यानी ये छोटा सा दिया है, सिर्फ यही भी आपको बताना है कि घर मतलब घर जो है वो इसका विशेषण बताइए। विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण सर्वनामिक विशेषण है। क्या? सर्वनामिक विशेषण, ये सही होगा। तो अब बात करें प्रश्न नंबर 25 में क्या कहता है? जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। जिसका कर्म हो, यहाँ पे एक पहला पॉइंट और दूसरा जिसके साथ कर्म का संभावना हो तो उसको क्या कहते हैं? समर्थक यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात करें 26 में क्या कहता है? रस खान किस राजवंश में उत्पत्ति हुए? रस खान जो है वो किस राजवंश में उत्पत्ति? वो मुगल राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी पैदा हुआ था मुगल राजवंश में। और रस खान किसके भक्त कर रहे थे? तो कृष्ण जी के भक्त कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? 27 में मनोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंदन किस कविता की पंडित है? तो प्रेम यानी के श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका जो रस खान थे वही रस खान यहाँ पे इसका गाना गा रहा था, भजन, तो वही इसी में है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे राम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये कौन लिखा था? ये लिखा था जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अब बात करते हैं कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता है। क्या है? कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या। और यहाँ पे क्या है कि लौट कर आऊंगा फिर। क्या कहता है? लौट कर आऊंगा फिर। यह किसका है? तो यह है जीवनानंद दास का है। जीवनानंद दास का ये है। उसके बाद मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु क्या है? रैनर मारिया मिलके, रैनर मारिया मिलके इसका है। तो इसके बाद क्या है? फिर एक हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। यह क्या है? वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल का ये है आपका। चलिए अब बात करते हैं क्या प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं प्रेम घन। चलिए अब बात करते हैं 38 में क्या कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? देखिए यहाँ पे रचनाकार नहीं कहा है लेकिन अनुवादित, इसको अनुवाद किसने किया है? तो ये प्रयाग शुक्ल ने किया है, प्रयाग शुक्ल ने किया है। और लौट कर आऊंगा फिर इसको किसने लिखा है? तो लौट कर आऊंगा फिर इसको लिखा है जीवानंद दास ने लिखा है। किसको किसने लिखा है? जीवानंद दास ने लिखा है। तो इसको आप नहीं लिखना है, ये गलत है। यहाँ पे क्या कहता है? अनुवादित कह रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखना आपको प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखना है। जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? जीवानंद दास जो है वो जो लौट कर आऊंगा फिर वो जो है उसको जीवानंद दास उसको लिखा है, तो उसको वो किस भाषा के कवि है? तो वो बंगला भाषा के कवि है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? देखिए आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी। अच्छा उसके बाद अब देखिए कुंवर नारायण क्या है? कुंवर जो नारायण है तो ये क्या लिखा है? तो कुंवर नारायण लिखा है एक वृक्ष की हत्या। क्या लिखी? एक वृक्ष की हत्या। अब प्रेम घन की, अब प्रेम घन की, ये प्रेम घन जो है ये क्या लिखा है? तो ये आपका लिखा है रस खान। किसने लिखा है? तो ये प्रेम घन किसने लिखा है? रस खान ने लिखा है। अब बात करते हैं अनामिका की। अनामिका क्या है? प्रेम घन अनामिका। अब यहाँ पे अनामिका किसने कौन लिखा है? तो यहाँ प्रेम अनि श्री राधिका, ये भी रस खान ने लिखा है। प्रेम की अनामिका ये भी रस खान, दोनों रस खान ही लिखा है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? देखिए हिरोशिमा, मेरा इसको आप हिरोशिमा के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो में देखिए, आपको काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बनाए हैं और इसमें एक एक पॉइंट को हम दर्शाए। यहाँ पे हिरोशिमा के बारे में एक एक पॉइंट को हम दर्शाए हैं। यहाँ पे हिरोशिमा के बारे में कैसे कैसे वो सूरज उगा, कैसे वहाँ पे सत्यानाश किया, कैसे कैसे सबको खत्म किया, और वह मानव का उगाया हुआ सूरज ही मानव को भाप के तरह धुआं की तरह सोख गया। हमारी नींद लिखा है आपका वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है। अब बात करते हैं अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान किसने लिखा है? तो अक्षर ज्ञान लिखा है किसने? अनामिका ने। एक वृक्ष की हत्या, अब यहाँ बात करते हैं एक वृक्ष की हत्या, तो इसको किसने लिखा? कुंवर नारायण सिंह ने लिखा है एक वृक्ष की हत्या। अब बात करते हैं 34 में जनतंत्र का जन्म कविता की रचनाकार कौन है? जनतंत्र का जन्म, देखिए जनतंत्र का जन्म की रचनाकार कौन है? तो जनतंत्र के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अब बात करें सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा है?
सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा है? तो सुमित्रानंद पंत ने लिखा है भारत माता की, भारत माता ये लिखा है किसने? सुमित्रानंद पंत ने। वीरेंद्र डंगवाल ने क्या लिखा है? तो वीरेंद्र डंगवाल ने लिखा है आपका हमारी नींद लिखा है। उसके बाद अनामिका, अनामिका क्या लिखा है? अनामिका लिखा है अक्षर ज्ञान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? दोहे कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। इससे प्राप्त, देखिए इससे किससे प्राप्त होती है कि कवि रसखान एक कृष्ण भक्ति था, कृष्ण भक्त, कृष्ण का पूजा करता था, वो कृष्ण के उपासक थे। तो इससे किससे पता लगता है? तो ये पता चलता है सुजान रसखान से। क्या है? एक सुजान रसखान से पता लगता है, सुजान रसखान से। सुजान क्या है? सुजान की कविता का नाम, रसखान, रसखान यही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या कहता है? चिदंत बरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिदंत बरा किसके द्वारा? सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है चिदंत बरा। अब बात करते हैं गुरु नानक द्वारा क्या लिखा है? तो गुरु नानक ने हमें क्या लिखा है? तो गुरु नानक ने लिखा है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब प्रेम घन द्वारा, प्रेम घन, ये प्रेम घन का, घनानंद को प्रेम घन कहा जाता है। तो प्रेम घन ने क्या लिखा? अति सुधो सने को मार्ग है, अति सुधो सने, ये किसने लिखा है? प्रेम घन ने लिखा है। घनानंद ने लिखा है। चलिए अब बात करें प्रेम घन, प्रेम घन क्या लिखा है? तो प्रेम घन क्या अभी उतना याद नहीं है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 37 में क्या कहता है? गुनाकर मुर्गे का जन्म कब हुआ था? गुनाकर मुर्गे का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1935 ईस्वी में। और बेटे के आंसू क्यों आते हैं? देखिए बेटे के आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि परीक्षा में फेल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, इसलिए वो उसके बेटे के आंख में आंसू आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या था? कवि धर्मवीर भारतीय द्वारा भाषांतरित कविता है। क्या है? भाषांतरित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का 40 में क्या कहता है? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को कहते हैं मूर्ख। क्या कहते हैं? मूर्ख। और क्या कहता है कि दही वाली मंगप्पा जो है वो अंधविश्वासी महिला थी। क्या थी? अंधविश्वासी महिला थी। और पुतोह जो उसका था वो बहुत ही विद्वान नहीं, बहुत चतुर महिला थी। क्या थी? बहुत चतुर महिला। और बहुत सारी चीज़ का ज्ञान जिसे हो जाए उसे ज्ञानी कहते हैं, जो ज्ञान तपस्या में बैठ के रहता है। और विद्वान किसे कहते हैं? जो जिसके बारे में जिन्हें हर चीज़ का पता हो। चलिए अब बात करें पहले शब्द में उपसर्ग है। पहले शब्द में क्या है? पहला अंक क्या आता है? प्र, यानी प इसका पहले शब्द है। पहाड़ शब्द का विशेषण है, पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ी से पहाड़ बनता है, पहाड़ से पहाड़ी बनता है। तो ये अब बात करते हैं निर्भय शब्द कौन समास है? निर्भय, निर्भय जिसके अंदर भय ना हो, तो ये अभिभाव समास है। क्या है? अभिभाव समास है। अब बात करते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा सकता है किस पद बंद का उदाहरण है? कहा जा सकता है, यहाँ पे उसी पर मेन लेना है, किस पगबंध का उदाहरण है? तो एक क्रिया पगबंध का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है? आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी का है क्या होगा? विगामी। आगामी मतलब आने वाला और विगामी मतलब जाने वाला। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 46 में जो मापा ना जा सके, एक शब्द है जो मापा ना जा सके, यानी उसको नहीं नाप सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का कोई नाप नहीं होता, बस चलते रहता है। अपरिमेय संख्या अस्थायी हो जाता है, कुछ देर जाने के बाद वो अस्थायी हो जाता है। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होता है? यहाँ पे जिसे मापा ना, जैसे तेज नदी का धार, तेज नदी का पानी, उसी को नापा नहीं जा सकता। चलिए अब बात करते हैं कि 47 में कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह पछताना, स्वावलंबी होना, बराबर मानना, संतोष होना। देखिए संतोष तो कभी नहीं होगा, कहीं कि किसी भी इंसान को संतोष नहीं है, चाहे अपने पैर पे खड़ा हो या बाप के पैर पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा है। अच्छा, बुरी तरह पछताना, कहीं कुछ हार जाते हैं तभी हम बुरी तरह पछताते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने का मत कह रहा है, यहाँ पे अपने पैर को काटना नहीं कह रहा है। बराबर मानना, देखिए बराबर मानना, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, उसी को कहता है बराबर होना। चलिए अब बात करते हैं, तो अपने पैर पे खड़ा होने का मतलब स्वावलंबित होना होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य मैंने उन्हें ही कलम दी, मैंने उन्हें कलम दी, उन्हें ही नहीं होता, यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, उनके बहन नहीं है, देखिए उनके बहन नहीं है, उनके बहन नहीं है, ये भी यहाँ पे गलत है। क्या गलत है?
उसके बहन नहीं है, उनके बहन नहीं है। यहाँ पे लेडीज की बात कर रहा है, लेडीज से, उनके बहन नहीं है, नहीं इनकी बहन नहीं है, यहाँ पे ए होता। मुझे किताब दो, मुझे किताब दो, किताब एक पुलिस क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे किताब, मुझे किताब दो। चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलानी चाहिए, यहाँ पे गलत है, तो इसका क्या होगा, सही हो जाएगा सी। चलिए अब बात करते हैं 49 में। क्या कहता है 49 में, मधुर शब्द में प्रत्यय है, मधुर में प्रत्यय, प्रत्यय में लास्ट में प्रत्यय लास्ट होता है और उपसर्ग पहले होता है। तो लास्ट में देखिए क्या है कि आधा गौ तो यहाँ है नहीं, तो आधा गौ इसका खत्म हो गया। अच्छा उग, उग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे धौ और उग है, उग नहीं होगा। चलिए इसमें कुछ आ जाता है स्वर। तो अब बात करते हैं उग, उग में क्या है, उग में उग भी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या कि ये दुगुकार है या उसुकार है। अब बात करते हैं रौ, यहाँ पे सिर्फ रौ है तो ये रौ हो सकता है। चलिए यही से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्या कहता है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाते रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त मतलब दोनों मिला जुला है संयुक्त वाक्य। रंगप्पा किस किस्मत का आदमी था, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। आज कल का वीडियो देखिएगा, नहीं आज का वीडियो देखिएगा, आपको हम मिल जाएगा कि रंगप्पा के बारे में हम बताए हैं। तो रंगप्पा क्या था, मंगप्पा के घर का पड़ोसी था, मतलब रंगप्पा जो था रंगप्पा जो था मंगप्पा के घर का मतलब पड़ोसी गांव का आदमी था। और रंगप्पा जो है वो बहुत जुआरू आदमी था। क्या था, वो बहुत जुआरू आदमी था। उसे लपट, जुआरी, बदमाश ये तीनों था और वो पैसा भी मांगता था मंगप्पा से उधार के तौर पर। इसलिए इनमें से सभी, ये कौन था, रंगप्पा, इनमें से सभी होगा। अब बात करते हैं मंगप्पा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। देखिए ब्याह में बहू को क्या दिया था, कर्णफूल दिया था, करे दिया था, झुमकी दिया था, इनमें से सभी। तो देखिए शादी कभी भी कोई भी हो, चाहे बहू अगर दिगाने शादी जा रहा है तो उसके कान में कुछ देता है, हाथ में कुछ देता है, कान में झुमकी में कुछ देता है, फूल तो दे के लाता ही है, विदाई करता ही है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 53 में। 53 में क्या कहता है कि दहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, दहते विश्वास। देखिए राजेंद्र मिश्रा क्या संपादक है, राजेंद्र विश्वास क्या संपादक है दहते कहानी में। अब बात करते हैं सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का कौन लड़का, सीता का कौन लड़का, तो बिज्जू एक लड़का था, वो लड़का हमेशा चुप रहता था। चलिए अब बात करते हैं क्या 55 में। क्या 55 में कहता है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, किसकी पत्नी ने, कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था, पपाती को क्या हुआ था। तो पहले दिन में पपाती को क्या हुआ था, बुखार हो गया था। क्या हो गया था, बुखार हो गया था। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा इसका पत्नी का नाम था बिज्जू का, और बिज्जू चुप रहता था। तो चलिए बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी, बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी, तो अम्माल नहीं जानती थी पढ़ना, क्या नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानती थी। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो हीराकुंड जो बांध था वो उस बांध में दब के यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो ये अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है 60 में। आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं आगे में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, मंगू की माँ जो अस्पताल जाती थी वो किसकी उपमा देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। अस्पताल को गौशाला समझती थी वो। तो जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में इसका सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो नियम मानने में अपवाद था, वो किसी का बात नहीं मानता था खोखा। उसके बाद देखते हैं 63 में क्या था, मैक्सू मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हेकल थे, हेकल थे, हेकल क्या थे, हेकल एक जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक हेकल थे। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा था, लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कवि जो है कवि से किसने पूछा था, तो ये उसकी बेटी ने पूछा था, छोटी बेटी ने। अब बात करते हैं कि 66 में क्या था, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो उड़ीसा की लिपि थी। कौन, कलिंग लिपि।
और 13वें अभिलेख शिला में ये 13वें कलिंग की युद्ध मिलता है। 13वें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 13वें अभिलेख शिला में कलिंग का युद्ध मिलता है। ये थोड़ा सा एडवांस में था। चलिए अब बात करते हैं कि 67 में क्या कहता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। और भी माँ के पास कितना चुराया था वो बहादुर, 2 रुपये चुराया था। कितना? 2 रुपये चुराया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। वृक्ष को, एक वृक्ष की हत्या, तो वृक्ष के रूप में ही उसको प्रस्तुत किया है। एक वृक्ष की हत्या वृक्ष के ही रूप में उसे प्रस्तुत किया है। तो अब बात करते हैं कि नेनर, क्या है, नेनर मारिया मिल्के के पिता का क्या नाम था। रेनर मारिया मिल्के, ये जो रेनर मारिया क्या है, मिल्के के पिता का क्या नाम था। इसका पिता का नाम क्या? टॉम मिल्के। क्या नाम था? टॉम मिल्के इसका पिता का नाम था। कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? कवि जीवानंद दास किस भाषा के? तो बंगला भाषा के कवि हैं कवि। उसके बाद 67 में 71 में क्या कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है। तो हिरोशिमा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो यह पंक्ति किस है? तो यहाँ ये है, हिरोशिमा से लिया गया है। इस पे थोड़ा डाउट है कि आप इस एक वृक्ष की हत्या इससे हो सकती है। यहाँ पे आप 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में क्या कहता है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये कहानी है, रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला। सूरज कहाँ? नगर के चौक में निकला सूरज। कहाँ निकला? नगर के चौक में। जब वो निकला वहां से तो मनुष्य को भाप बना के उड़ा दिया। कौन? तो हिरोशिमा का जो सूरज था नगर के चौक में जो निकला वो भाप बन के वहां से सबको उड़ा दिया। ये मनुष्य का रचाया हुआ ही संतंत्र मनुष्य को खा गया। मनुष्य का रचाया हुआ जो सूरज था वो मनुष्य को ही सोख लिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। इसको लिखा किसने है? तो ये हिरोशिमा को लिखा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने लिखा है। चलिए अब बात करते हैं कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। किस काव्य में? तो ये सब काव्य उसी का है, लेकिन यहाँ जीर्ण नंद पद में है। क्या है? जीर्णानंद पद में है। अब बात करते हैं ढौ का उच्चारण स्थान कहाँ है। ढौ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो मुद्रा है। मुद्रा इसका ढौ का उच्चारण स्थान है। देखिए आप ढौ बोलिए तो आपका जीवा कहाँ से ऊपर नीचे कहाँ आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है यश जो दा, यानी यशोदा। यस, यहाँ इसके बाद क्या, यहाँ जो आपका है अंशुकार, तो इसके बाद क्या है? आकार है। तो ये मिलके आपका क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। इसलिए यशोदा यहाँ पे होगा। चलिए अब बात करते हैं पुस्तक। क्या कहता है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा? पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक में देखिए ढेर सारा पुस्तक है, ढेर ही है। पुस्तक में एक जाति बना हुआ है, लेकिन आप जब तक उनका नाम नहीं लीजिएगा तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बन सकता। इसलिए पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। हिंदी पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा, हिंदी का एक नाम है, इसलिए क्या होगा? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसलिए यहाँ पे पुस्तक सिर्फ दिया है, सेम पुस्तक सिर्फ पुस्तक, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। दया शब्द है। दया शब्द क्या? स्त्रीलिंग है। दया एक अब क्या है? दया शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद क्या? ओष्ठ का है। ओष्ठ क्या है? ओष्ठ तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ओष्ठ से एक शब्द है तत्सम। क्या है? तत्सम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्या कहता है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पूज्य शब्द का क्या है? पूज्या। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पूज्या इसका स्त्रीलिंग शब्द है। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंध इससे क्या बनाता है? संबंध इसका बताता है। जो सोएगा वही खोएगा, जो जागे सो पावे। तो इसका संबंध बता रहे हैं। सोने का कार्य आप खोने से कर रहे हैं और खोने का कार्य आप सोने से कर रहे हैं। जब तक आप नहीं सोइए तब तक खोइएगा नहीं, जब तक सोइएगा ना तब तक खोइएगा नहीं। तो अब बात करते हैं देश भर दूध
देश सेक भर दूध, सेक भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक है, यानी उसका परिणाम, परिमाण। सेक भर दूध परिणाम बोधक क्या है? विशेषण है। अब बात करते हैं वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था, वह भूतकाल का, यानी खा चुका था, अब खात हो ना, वो खा रहा है, इसमें होगा वर्तमान में। वो देखिए वो खाएगा, वो खाएगा भविष्य काल में, यहाँ पे क्या होगा? वो खा चुका था, यहाँ पे था आ गया तो ये भूतकाल हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। सुहावन शब्द में प्रत्यक्ष प्रत्यय है, सुहावन प्रत्यय क्या है? बाद में होता है और उपसर्ग पहले होता है, तो न होगा या वन होगा? न होगा या वन होगा? तो इस पे क्या अच्छा लगता है? तो आप वन दे दीजिए। सुहा, सुहा और वन, सुहा जो वन, सुहावन हो ना। सुहाव, सुहाव जो न, ये तो कुछ बोलने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, इसको इस तरह खंडित कीजिए कि दोनों का मीनिंग आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि सुहा का मतलब क्या होता है और वन का मतलब क्या होता है। तो अब बात करते हैं शोकाकुल, शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोकाकुल तत्पुरुष समास है, शोकाकुल जिसका द्वितीय पद प्रधान हो, यानी कुल जो है वो प्रधान है, शोका प्रधान नहीं, कुल प्रधान है, इसे शोकाकुल हो गया। अनुष्ठा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अनुष्ठा, अनुष्ठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम है, क्या है? अनुपम है। उसके बाद अनुलोम शब्द का विपरीतक शब्द क्या है? अनुलोम शब्द का विपरीतक शब्द है प्रतिलोम, क्या है? प्रतिलोम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है खत्म हो जाना, नहीं, यहाँ घर बसाने की बात, खत्म करने की बात नहीं है। घर बसाना, मौका ताकना, देखिए मौका ताकने का मतलब ये होता है कि कभी कभी, सब दिन नहीं, लेकिन घर बसाने का मतलब सब दिन, इसलिए व्यवहार करना होता है। परोक्ष शब्द कौन सा समास है? परोक्ष कौन सा समास है? तो ये अव्ययभाव समास है। परोपकार, परो जिसमें आ गया समझो वो आपका हो गया अव्ययभाव समास। एक पंथ दो काज, लोकोकित क्या क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज, हम एक पंथ में दो काज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एक जगह रह के दो काम या एक साथ दो काम, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, उसी को कहते हैं एक पंथ में दो काज। अब देखिए हम कहीं मेहमानी गए, शादी के लिए, शादी भोज खाने, तो देखिए वहाँ पे हम भोज तो भी खाए और अपने रिश्तेदारों से भी सबसे मिलजुल के बातचीत की, सबको देख भी लिए, तो उसी को कहता है एक पंथ में दो काज। हम तो गए थे मेन शादी में मेंटेनेंस करने, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे और सबसे मिले और भी कोई काम कर दिया, तो उसी को कहता है एक पंथ में दो काज। वह जा रहा है, वह जा रहा है, देखिए रहा है, अभी रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, न खत्म होगा, इसलिए वो है वर्तमान काल। वो जाएगा, वो जाएगा भविष्य काल में जाएगा। वह गया यानी भूतकाल में वो गया, तो इसलिए यहाँ पे वो जा रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 92 में। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा ने जो अन, क्या होगा? ने जो अन मतलब नयन होता है। किस तरह बनता है? यहाँ देखिए इसका अंदर में छुपा हुआ है ए और यहाँ प्लस क्या है? औ है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा? दोनों मिलके बन जाएगा यो, तब हो जाएगा नयन। अब बात करते हैं परिणय शब्द का में उपसर्ग है कौन सा? परिणय, परिणय मतलब पहला शब्द प्रधान हो, परिजोग न, परिजोग न, तो परिणय, परि होगा इसका उपसर्ग। अब बात करते हैं अपमान, ठीक है, शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का विलोम है, अपमान का सम्मान, सम्मान का अपमान। उत्तम का न्यूनतम, अनाचार का अदाचार, सुगम का, इसका पता नहीं है अभी, सुगम का सरगम होता है। चलिए सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो सावर दैया धरती कब तक घूमेगी, क्या है? धरती कब तक घूमेगी, ये पाठ का आपका क्यों? सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो धरती कब तक घूमेगी। अब बात करते हैं दहते विश्वास, दहते विश्वास किसने लिखा है? तो इसका कौन सा पाठ है? तो उसके बाद दहीवाली मंगप्पा, इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा श्रीनिवास जी ने। किसने लिखा? श्रीनिवास जी ने लिखा है। अब बात करते हैं माँ कहानी को किसने लिखा? ईश्वर पेटरीकर, ईश्वर पेटरीकर ने लिखा है। उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे आएंगे, अगर नगर मिल गया आपको तो नगर को किसने लिखा है? सुजाता ने लिखा है। नगर को लिखा किसने? सुजाता ने लिखा है। उसके बाद अब बात करते हैं
यही तक हो गया, चार को यही था तो 4 को मिल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? देखिए दही, अगर आपके चैप्टर में आ गया कि दही वाली कौन थी, तो दही वाली कौन थी? मंगप्पा थी। दही बेचने की काम कर रही थी मंगप्पा जी। उसके बाद देखिए शहरों में दही देने कौन आते थे, तो शहर में दही देने आती थी मंगप्पा। उसके बाद देखिए शहर में दही देना और महीने बाद पैसे लेना, मतलब ये लेन देन का हिसाब है तो वो होगा बारी बारी, मतलब एक बार दिए और एक बार लिए। अच्छा, हर दिन देना, दूध देना, शहर में रोज दही देने और रोज पैसे लेने को क्या कहते हैं? रोज देने और रोज लेने को दैनिक कहते हैं। हफ्ता में देना, हफ्ता में लेना तो उसको साप्ताहिक कहते हैं। उसके बाद महीना में देना, महीना में लेना तो उसको मासिक कहते हैं। चलिए अब यहाँ तक समझ गए होंगे। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को सिर्फ लड़कियां की बात कर रही है, सिर्फ लड़कियां। लक्ष्मी को कितनी थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी के बड़े लड़के को भेजा। किसको? बड़े लड़के को भेजा। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती? वल्ली अम्माल नहीं जाना चाहती थी पपाती को अकेले छोड़ के। वाष्प शब्द है, वाष्प शब्द क्या है? तत्सम शब्द है वाष्प है। चलिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव हम का आंसर करा दिए हैं। तब तक अगर हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो एक बार जम के सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपका मेरा मेहनत बस आपका सब्सक्राइब और लाइक पाना है। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, बस हमें हौसला मिलेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।